पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं विच इज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। What is the next topic? Sequence and progression. पहले तो सीक्वेंस के बारे में बात कर ले रहे हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस के बारे में यू कैन से कि दिस इज एनी सेट ऑफ टर्म्स। समझ में आया? सीक्वेंस क्या है? कुछ सेट ऑफ टर्म्स हो सकते हैं विच कैन बी रियल नंबर्स, विच कैन बी व्हाट इमेजिनरी ऑल्सो, विच कैन बी एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग कि सीक्वेंस इज सेट ऑफ टर्म्स विच इज रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। नहीं, ये जो लिखा रहता है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा रहता है? अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। समझ में आया क्या? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे लिखा है 0 7 26 63, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये एक सीक्वेंस है। समझ में आया क्या? और ये किस रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है? अभी तो n3-1, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ठीक है ना, n3-1, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको अपन क्या कह सकते हैं? दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। समझ में आएगा? और फिर ये जो भी रूल है जिसके हिसाब से लिखा है तो यू कैन सी कि ये सीक्वेंस या सीरीज जो भी बात कर सकते हो एक ही चीज़ है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? अ प्रोग्रेशन। तो लिख सकते हो अ सीक्वेंस, a sequence is set of terms, a sequence is set of terms, a sequence is set of terms which may be algebraic, which may be algebraic, real or complex numbers, written according to some definite rule, and the series thus formed is called as progression. जैसे अगर कोई कहता है कि हाउ मेनी मिनिमम टर्म्स शुड बी देयर सो दैट वी कैन कॉल दिस एज अ सीक्वेंस, तो अलग अलग कि अगर एक टर्म है या दो टर्म है तो फिर इसको सीक्वेंस नहीं कहते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए आपके पास? 3। समझ में आएगा? तो लिख लेना, मतलब ये सब कन्वेंशन का पार्ट है, इसमें अपन ज़्यादा कुछ बहस करने वाला नहीं है। तो लिख लेना मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ए सीक्वेंस, minimum number of terms for a sequence is 3। जैसे हम लोग को जो प्रोग्रेशंस पढ़ने हैं, ठीक है ना, उसमें एक तो जैसे आप लोगों को शायद 10th लेवल तक ही पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इन शॉर्ट हम लोग उसको क्या लिखते हैं? AP, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? GP। तीसरा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? HP। फिर एक और होता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? AGP। क्या कहते हैं उसको? AGP। और फिर जितने भी बाकी के बच जाते हैं, बिल्कुल सही, मिसलेनियस, ठीक है। तो मिसलेनियस में बहुत सारे होंगे। एक तो होगा कि अदर देन AP, GP, HP, AGP जो भी है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व हो। समझ में आएगा? तो वो सारी चीज़ें भी अपन देखेंगे, दैट विल बी कवर्ड इन मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। तो टू बिगिन विथ हम लोग चाहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आएगा? तो अच्छा, इससे पहले एक जैसे अगर कोई हिस्टोरिकल अगर डेवलपमेंट या पहली बार हिस्ट्री में कब ऐसा प्रोग्रेशन की कोई फील आई थी, तो उसके लिए एक कहानी है छोटी सी, वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगी। सुना भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। अब नाम वाम के स्पेलिंग पे मत जाना, अगर किसी को लग रहा हो कि दूसरा नाम है तो वो कर लेना, ठीक है ना।
एक नाम इस तरह का है, फ्रेडरिक कार्ल गॉस। नाम बहुत बड़ा है, लेकिन जब इन्होंने कारनामा किया तो बहुत छोटे थे उस समय, ठीक है ना, हो सकता है उस नाम के लेंथ से भी ठीक है ना। तो ऐसा बोला जाता है, मैंने पर्सनली वेरीफाई नहीं किया ठीक है। तो उसमें 5th या 6th क्लास में था, तो शायद थोड़ा सा रहा होगा, मतलब डिप्रेशन में नहीं मतलब रहा होगा, मतलब थोड़ा सा परेशान करने वाला। क्यों निर्मनी? तो टीचर ने फिर उसको बोला क्या कि 1 से लेकर 100 तक का सम करके दिखाओ। नहीं, कहाँ से कहाँ तक का? 1 से 100 तक का। तो उसको लगा होगा कि समय लगेगा, बट उसने तुरंत ही आंसर कर दिया उसका, एंड द आंसर वाज व्हाट 5050। व्हाट इट डिड वाज कि इसी सीरीज़ को क्या कर दिया, रिवर्स करके ऐड कर दिया। नहीं, जैसे सीरीज़ को अगर मैंने मान लो एस, उसने माना था या नहीं माना था मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मैंने अगर उसको क्या बोला एस, तो इसी को अगर आप रिवर्स करके लिखो तो 100 + 99 + so on टिल कहाँ तक जाएगा 1, तो दिस विल बिकम व्हाट 2s। ऐड कर दो, यू विल सी नाउ 101 101 101 एवरी टाइम, और कितनी बार लिखा हुआ है 100 बार, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 101 × 100। तो ऐसे अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 5050। तो मास्टर साहब की एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत टाइम लगेगा, और रियलिटी क्या रही कि बहुत जल्दी बता दिया उसने, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द गुड टेक्निक्स टू समटाइम्स सॉल्व समेशंस। बहुत बार आप देखोगे कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ होगा नहीं, बहुत बार ऐसा ही होता है नहीं, तो हम लोग बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत बार अपन कुछ कुछ करते रहते हैं, होता नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय एक नाम याद रखेंगे अपन किसका, इसका, फ्रेडरिक कार्ल गॉस। तो उस सीरीज को कभी कभी आप ये ट्राई करना है कि रिवर्स करके ऐड करके देखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत बार आपको लग रहा होगा कि डायरेक्टली रिवर्स करके ऐड कर दे, कभी कभी कुछ टर्म जोड़ने भी पड़ते हैं उसके हिसाब से, मतलब वो सीक्वेंस देख के आपको फील आ जाएगी कि अपन को कोई एक्स्ट्रा टर्म जोड़ना है या हटाना है, समझ में आएगा। तो हम लोग बहुत बार क्या करेंगे, सीरीज सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे सीरीज को, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। तो अगर कभी भी मैं ये काम करूंगा तो मैं नाम ये ले लूंगा फ्रेडरिक कार्ल गॉस, ऐसा नहीं कि नाम लेने का तो अब आपका मतलब क्या है कि उसको रिवर्स करके क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों ने देखा हुआ होता है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसके टर्म्स क्या हो रहे हो, इंक्रीज या डिक्रीज, या इट मे बी कांस्टेंट ऑल्सो, समझ में आएगा। द टर्म्स माइट बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और माइट बी कांस्टेंट ऑल्सो बाय अ फिक्स डिफरेंस, बाय अ फिक्स डिफरेंस। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो फिक्स डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो लिखना, इट इज अ सीक्वेंस, it is a sequence in which terms increase or decrease, ब्रैकेट में लिख लेना एक चीज, और कैन बी कांस्टेंट। इट इज सीक्वेंस इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैन बी कांस्टेंट by a fixed number, bracket close करके, by a fixed number. It is a sequence in which terms increase or decrease by a fixed number, ठीक है, by a fixed number. This fixed number is called as common difference. ठीक है, आगे लिखना, if A is the first term, if A is the first term and D is the common difference, if A is the first term and D is the common difference, then standard appearance of an AP is if A is the first term and D is the common difference, then the standard appearance of AP is A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, ठीक है। अब अगर इसमें कोई पूछता आपसे कि व्हाट इज द nth टर्म,
नहीं, जैसे हम लोग बोले फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, तो देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म में 0 डी, सेकेंड में 1 डी, थर्ड में क्या है 2 डी। तो अगर कोई nth टर्म बोलता है तो nth टर्म को जनरली हम tn से भी डिनोट कर सकते हैं। नहीं, किससे डिनोट कर सकते हैं? tn। और nth टर्म में ऑब्वियसली आते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn इज गोइंग टू बी व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो सम ऑफ n टर्म्स में आप उसको Sn से भी डिनोट कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स को। ठीक है, तो हम लोगों ने इन n टर्म्स को जोड़ना है। तो n टर्म्स मतलब tn तक जाएगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर से सम को करने का तरीका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? फेडरिकाल-गॉस वाला, क्या कि रिवर्स करके इसको ऐड कर लो, दैट इज a प्लस n माइनस 1 डी। इधर से एक एक डी बढ़ रहा था, समझ में आएगा जब पहले वाली सीरीज है। अब एक एक डी क्या होगा? कम, यानी इधर क्या आएगा? a प्लस n माइनस 2 डी। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का जब सम निकालोगे तो हर जगह सम क्या आएगा? कांस्टेंट। तो नाउ यू कैन राइट 2 टाइम्स Sn, और इसका सम कितना आएगा इन दोनों का? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से आगे वाले दोनों का भी सम देखोगे तो कितना आएगा? 2a प्लस n माइनस 1 डी, और इस तरीके से लास्ट तक वही जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा? n बार। तो एवरी टाइम इट इज दिस मच, तो ऑब्वियसली आते हैं व्हाट इज द टोटल सम? n इंटू दिस। और यहां से जब आप Sn निकालोगे तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक तो इस फॉर्म में भी याद रखा जाता है इसको, नहीं फॉर्मूले को एक तो इस फॉर्म में भी याद रखा जाता है, और दूसरा फॉर्म क्या है? Sn इक्वल्स टू n/2। इसमें से एक a अलग कर लीजिए आप, तो a एक अलग करेंगे तो दूसरा वाला क्या बचेगा? a प्लस n माइनस 1 डी। तो लास्ट टर्म हो गया ना, तो इसको इस तरीके से भी याद रखा जाता है, n/2 और इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये दोनों ही तरीकों से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट करके हम 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को जनरली हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, सिग्मा एन। सिग्मा एन अगर लिख दिया गया है तो इसमें हम लिमिट टू लिमिट पूछने की जरूरत नहीं है। सिग्मा एन का ऑटोमेटिक मीनिंग क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगर कोई लिख रहा है सिग्मा एन n इक्वल टू 1 से n ऐसा कुछ लिख रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सिग्मा एन भी लिखा हुआ है तो उसका भी ऑब्वियस मीनिंग क्या है कि दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो जैसे अभी देखेंगे तो इसका मतलब हो गया 1 से लेकर n तक का सम। AP में तो है ही ना कि कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज गोइंग टू बी n/2 इंटू n प्लस 1। तो यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज व्हाट? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। आगे चल के हम n स्क्वायर का भी सम देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन वर्ड पहले बोल दिया, आगे चल के, ठीक है ना। आजा, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, नहीं व्हाट इज द सम ऑफ, तो लिखना सेकंड पॉइंट, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। अगर सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स तो कहाँ सम चालू होगा? 2 से। फिर नेक्स्ट कौन होगा? 4। और इसमें भी टोटल टर्म्स कितने आने चाहिए? n। तो क्या n पे रुकेगा या 2n पे? 2n पे, क्योंकि 1 से 2n में आधे ऑड आधे इवन होंगे। तो अगर 1 से 2n में नंबर ऑफ नंबर्स काउंट करो तो 2n आएगा, नहीं सोचना। तो हम लोग बोले आधे उसमें इवन होंगे आधे ऑड होंगे, तो यानी कि हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जाना है पड़ेगा? 2 से लेकर 2n तक। 2 बाहर निकाल लो तो फिर से कहाँ से कहाँ तक का सम हो गया? 1 से n। तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? n इंटू n प्लस 1। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज व्हाट? n इंटू n प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। Sum of first n odd natural numbers. Sum of first n odd natural numbers. What will be the answer? n square, ठीक है ना। तो n square लिख लेना, क्योंकि अब odd में जाओगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5
और 2n से पहले तक रुकोगे, मतलब कहाँ रुकोगे 2n-1, तो n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म देख लो 1 और 2n-1 का सम, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 2n, तो ये 2 कट जाएगा, तो व्हाट इज द आंसर n²। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर लिख दिया हो तो हाइलाइट्स ऑफ एन एपी, हाइलाइट्स ऑफ एन एपी। हाइलाइट्स ऑफ एन एपी में हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 टिल AN। नहीं, हाइलाइट्स ऑफ एन एपी में पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि मान लिया कि एक सीक्वेंस है A1 से लेकर कहाँ तक AN तक, एंड दिस सीक्वेंस इज इन AP। ये सीक्वेंस क्या है AP में। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसका हर एक टर्म को इंक्रीज करें बाई ए फिक्स नंबर, या डिक्रीज करें बाई ए फिक्स नंबर, या मल्टीप्लाई कर दें बाई ए फिक्स नॉन जीरो नंबर, या जीरो भी ले सकते हो, या फिर डिवाइड करें बाई ए फिक्स नॉन जीरो नंबर, तो वो जितने भी सीक्वेंस बनेंगे वो सब एपी में आएंगे। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑलरेडी इन एपी और उसके टर्म्स को हम इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, बस डिवाइड करते वक्त सोचना है आपको कि वो नंबर कैसा हो, नॉन जीरो। तो उस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि सारे के सारे जो नए वाले सीक्वेंस आएंगे वो भी किस में आएंगे, एपी में। जैसे कि अगर आपने हर एक टर्म में के की वृद्धि कर दी, इंक्रीज लाइक दिस, तो ये भी तो एपी में ही होगा ना, और कॉमन डिफरेंस वही होगा जो ओरिजिनल वाले का, के क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, माइनस भी किया तब भी दिख रहा है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी देख सकते हो कि ये भी किस में होगा, एपी में, क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जब डिफरेंस निकालोगे तो k इंटू डी आएगा, तो यानी कि अब डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, k टाइम। और अगर हर एक नंबर को एक नॉन जीरो नंबर k से डिवाइड किया आपने, तो ये भी सीक्वेंस किस में आएगा, एपी में, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज d अपॉन कितना हो जाएगा, k। तो लिखना, इफ एवरी टर्म ऑफ एन एपी is increased comma decreased, if every term of an AP is increased comma decreased comma multiplied or divided by a fixed non-zero number, ऊपर वाले तीन में तो जीरो से भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, लेकिन लास्ट वाले में नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाई ए फिक्स नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन कर दिया है, लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। कभी कभी क्या होगा कि आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने होंगे एपी में, या 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने होंगे एपी में, या 5 लेने होंगे, ठीक है ना। तब बोलोगे कोई दिक्कत है, तो आंसर दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। आप लेने के लिए तो a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे करके भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो, इससे लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड है वो अपन देख लो, समझ में आएगा, और कोशिश करो कि वैसे ही लेने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर एपी में लेना है आपको, नहीं, अगर आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स किस में लेने हैं, एपी में, तो हाउ कैन यू टेक दोस 3 टर्म्स, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसका डिफरेंस क्या हो गया, बीटा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, बीटा। अब कोई बोले 5 लेना है, 7 लेना है, 9 लेना है, 11 लेना है, कभी भी ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना है एपी में, क्या लेना है, ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स किस में लेना है, एपी में। जैसे अगर 5 लेना है तो एक टर्म इधर लिख लो पीछे, और एक टर्म क्या लिख लो आगे। अब बोलोगे इस तरीके से लेने से क्या कोई एक्सेस फायदा हो जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होता है, क्योंकि जो डेटा दिया रहता है वो ऐसा ही दिया रहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर्स, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें कैंसिल आउट होकर थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगता है, और सिंप्लीफिकेशन अच्छा लगता है, बस ये है। तो अगर आपको 3 टर्म लेना है तो क्लियर है, 5 टर्म लेना है तो एक इसके पीछे का टर्म लिखो, तो बीटा कॉमन डिफरेंस अगर याद है तो उसके पीछे का टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा, और इसके आगे का टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म जब भी लेना हो तो इसी का यूज करें आप। अब ये मैं बोलना कि साथ में क्या करेंगे, तो अभी से आते 5
वाले में फिर एक इधर एक उधर लिख लेना, समझ में आएगा। 4 टर्म लेना है किसमें, एपी में, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना है किसमें, एपी में। तो हाउ कैन यू टेक दोज 3 टर्म्स, फोर्थ टर्म अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। यहाँ बस एक चीज का ध्यान रखें कि कॉमन डिफरेंस इसका क्या रहेगा, 2 बीटा। तो 6 टर्म्स लेना होगा तो फिर से अल्फा माइनस 5 बीटा इधर और उधर क्या आएगा, अल्फा प्लस 5 बीटा। तो लिखना 3 consecutive terms, 3 consecutive terms in an AP, 3 consecutive terms in an AP can be taken as alpha minus beta, 3 consecutive terms in an AP can be taken as alpha minus beta, comma alpha and alpha plus beta. Also 4 consecutive terms, also 4 consecutive terms in an AP can be taken as alpha minus 3 beta, alpha minus beta, alpha plus beta and alpha plus 3 बीटा। कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे कितना है, 2 बीटा। ठीक है, तो 5 7 कैसे लेना है, 4 6 8 कैसे लेना है, वो सारी बातें अपनी हो गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बार क्या होगा कि जैसे इंक्रीजिंग एपी बोल देगा या डिक्रीजिंग एपी बोल देगा, समझ में आएगा। कांस्टेंट एपी का मतलब समझ में आ ही जाता होगा कि सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेम। नहीं, नॉन कांस्टेंट मतलब सारे टर्म्स सेम नहीं होंगे, मतलब डी 0 नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है ना, वो हम मिस कर जाएं, गलत कर दे, सिली मिस्टेक, वो अलग बात है, ठीक है ना। बट ऐसा आता है कभी क्या कि नॉन कांस्टेंट एपी और ऐसा डेटा दे दिया जाता है, ठीक है, अपन सॉल्व कर लेते हैं, डी 0 भी आ जाता है और अपना खेल खत्म भी हो जाता है, क्वेश्चन कभी नहीं, ठीक है। नॉन कांस्टेंट एपी लिखा रहता है पहले, वो भूल जाते हैं हम लास्ट तक, नहीं है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना कि नॉन कांस्टेंट एपी मतलब आपको पहले से दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 आएगा तो उसको रिजेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि सर आया नहीं, मैं बहुत मायूस हो गया वो भी मत करना, ठीक है ना, कि सर मैं तो इंतजार में बैठा था लेकिन आया नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ सुन लेना बस, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर रियल नंबर्स का सीक्वेंस है या रियल नंबर का एपी है, समझ में आएगा। जैसे डी पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे मैं एक सीक्वेंस एपी का ही बोल सकता हूँ। जैसे मान लो बोल दिया मैंने 1 प्लस आइटा, 2 प्लस आइटा, 3 प्लस आइटा, आइटा सुना है ना, 1 प्लस आइटा, 2 प्लस आइटा, 3 प्लस आइटा, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 1। अब बोलोगे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग वर्ड यहाँ नहीं कर सकते कि इंक्रीजिंग का फील आता है क्या कि नंबर्स बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई इनइक्वालिटी का सिस्टम नहीं डेवलप्ड है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि 2 प्लस आइटा इज ग्रेटर देन 1 प्लस आइटा, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, समझ में आएगा। तो यानी कि ये चीज़ पहले समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर हम इंक्रीजिंग एपी वर्ड यूज कर रहे हैं तो एक तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका, रियल, और साथ ही साथ डी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब डी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि सर रूट्स रियल हो गए, वो डी पॉजिटिव अलग था समझ में आ रहा है क्या, वो अलग था, यहाँ अलग चल रहा है। सुखनूर नहीं, बिल्कुल नहीं चमका, डी पॉजिटिव, हाँ सो रहा है, क्या बोल रहा है, पता चल गया। अच्छा, और डी नेगेटिव इमेजिनरी डी नेगेटिव मतलब कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो लिख लेना, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 या इफ सीक्वेंस इज ऑफ रियल नंबर्स एंड डी ग्रेटर देन 0, then it is called as increasing AP, and if D less than 0 then decreasing AP, and D equal to 0 क्या रहेगा, constant AP। और भी कुछ पॉइंट्स है, फिर अगली क्लास में लिखवा दूंगा, ठीक है ना।